नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि आज कुमाऊं में होली मनाई गई है। तो इसी कारण आज आपको जो फिजिक्स की लाइव क्लास है वो नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जो पेड क्लास है उसकी कुछ डेमो वीडियोस दे दीजिए। तो आज जो आप यहाँ पर लेक्चर देखेंगे वो जैसा हम अपना वेदासी लर्निंग ऐप में जो पेड कोर्स है उसकी एक वीडियो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केपलर्स लॉ और जो ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है वो यहाँ पे टॉपिक होगा। ये प्योर आपका जो थ्योरेटिकल चैप्टर है ये पूरा थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से हम हमारी जो ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप में वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। और भी अधिक डेमो वीडियोस के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो कंप्लीट कोर्स है उसको फिर आप बाद में परचेज कर सकते हैं। नमस्कार स्टूडेंट, वेदासी लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आपके केपलर के नियम। ठीक है, अभी तक देखिए हमने जो पढ़ा था हमने मोशन में सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा इस पृथ्वी से हम कहाँ चले जाएं, बाहर की तरफ चले जाएं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये किसके लिए दिए गए हैं, जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उन प्लैनेट्स के लिए उनके मोशन के लिए जो आपके नियम बनाए गए थे वो आपके किसने दिए थे, वो आपके केपलर ने दिए थे। केपलर के जो हैं वो आपके 3 नियम होते हैं। ठीक है, केपलर का पहला नियम, दूसरा नियम और केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, इनका न्यूटन के साथ क्या संबंध है, न्यूटन के जो नियम हैं, ठीक है, उन न्यूटन के नियमों के साथ इनका क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम यहां पर पढ़ेंगे केपलर के नियमों के बाद जो आपका जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है, या एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या जो g की वैल्यू है वो g की वैल्यू इन जनरल वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक इन जनरल हम लेते हैं। तो g की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होती है, पोल्स पे होती है कि इक्वेटर पे होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे चलेंगे तो क्या g की वैल्यू चेंज होती है। अगर धीरे धीरे हम आपका डिग करते हुए गहराई में जाएं तो वहां पे g की वैल्यू आपकी कितनी चेंज होती है। जो ये आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ऐसे हमारे उपग्रह होते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स हैं, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है, पोलर सैटेलाइट कौन कौन सी है, वो सब का सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ये मान के चलेगा कि 99% जो चांसेस हैं वो यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो बन के ही आएंगे इस टॉपिक से, 100%, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी वाला जो टॉपिक है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। या जो हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, कैपिटल जी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी बीमाएं, इसकी डायमेंशन आपकी कितनी है, ये फिक्स रहता है, ये चेंज होता है, यहां से हम चंद्रमा पे चले गए तो हमारा वजन कितना हो गया। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यहां से बन के आएंगे। तो आपके आज के इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से जरूर बन के आएंगे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, अब हम जो हमारे केपलर के आपके नियम है, ग्रही नियम यानी प्लेनेटरी मोशन की, जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे आपके मूव करते हैं, उसके पीछे आपके मोशन के क्या रूल हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो आपको ये 3 पॉइंट तो याद कर लेने हैं। केपलर का जो पहला लॉ है वो आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है, यानी जो कक्षा का नियम है। ठीक है, सेकंड लॉ जो है वो कहलाता है केपलर्स सेकंड लॉ, यानी द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, समान क्षेत्रफल का नियम। थर्ड लॉ आपका है द लॉ ऑफ पीरियड, परिक्रमण काल का नियम। मतलब अगर हम बात करें, जो पहला लॉ हमारा कहता है वो कहता है कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें कि जो आपका ऑर्बिट है वो एक आपका किस में होता है, वो एक आपका इलिप्टिकल शेप में होता है, और जो सन है वो सन उसमें क्या आता है, वो सन आपके सेंटर के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा प्लेनेटरी ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल विद द सन एट फोकस। ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं जिनमें सूर्य फोकस पे होता है। यानी आपको ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। वहां पे क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो वो आपका इलिप्टिकल होता है, पैराबोलिक होता है, सर्कल होता है कि एक स्ट्रेट लाइन
तो आपको वहां पे लिखना है इलिप्टिकल। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम सभी को पता है जो आपका इलिप्स होता है उसके आपके दो सेंटर होते हैं, तो ये जो है वहां पर आपका क्या आता है, वहां पे आपका सन आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसका रेडियस बोलते हैं अर्ध प्रमुख दूरी। ठीक है, दूरी नहीं, अर्ध प्रमुख दूरी हम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे समझेंगे कि हमने इस तरीके से क्यों बोला हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग अ प्लेनेट to the sun sweeps out equal areas in equal time interval। मतलब यहां से यहां आने में लेट आपका कितना टाइम लगा, ये टाइम t लगा, और यहां से यहां जाने में आपका कितना टाइम लगा, t टाइम लगेगा। तो सेम एरिया जो है, मतलब जो ये a1 है, ये a1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये a1 a2 के इक्वल हो जाएगा इन सेम टाइम। a1 अपॉन t इज इक्वल टू a2 अपॉन t। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसको हम एरियल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, कि जो प्रत्येक आपका प्लेनेट है उसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। इससे हमको एक देखिए, एक टर्म हमको क्या पता लगेगा, हमको पता लगेगा कि जो अगर जहां पे जो प्लेनेट है वो अगर सन के नजदीक है तो जो उसकी स्पीड है वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड आपकी हायर हो जाती है। लेकिन जहां पे दूर है वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वहां पर उसकी स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। देखिए एरिया जो है वो एरिया उसको कवर करना है, तो जहां पे अगर दूर है तो वहां पे स्लो स्पीड हो जाएगी, लीनियर स्पीड, और जो नज़दीक जहां पे है वहां पे हायर स्पीड हो जाएगी। हम बात करेंगे क्षेत्रीय वेलोसिटी की, यानी एरियल वेलोसिटी की। एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो फिक्स टाइम में एक पर्टिकुलर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो ये आपका सेकंड लॉ है। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया। पहला लॉ किस चीज का था, पहला लॉ आपका कक्षा का नियम था, दूसरा नियम आपका किसका था, क्षेत्रफल का नियम था। तीसरा नियम जो है वो आपका किसका आता है, वो आता है आपका टाइम पीरियड का। ठीक है, वो किसका आता है, वो आपका टाइम पीरियड का आता है, कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक ग्रह के परिक्रमण की समयावधि का वर्ग, ठीक है, उसके टाइम पीरियड का जो वर्ग है उसके अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब, यानी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis। t स्क्वायर proportional a क्यूब, अगर हम इसको अलग फॉर्म में लिख दें तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 क्यूब डिवाइडेड बाय a2 क्यूब। ये भी आपको कभी कभार जो MCQs हैं वहां पर आपका ये जो है ये काम आ जाता है। तो आपको यहाँ पे जो तीन आपके लॉ हैं केपलर के, वो तीन केपलर के नियम आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर हम फिर से सिंपल से अगर हम अपना MCQ की दृष्टि से देखेंगे तो आपको जो है वो ये याद करना है। ठीक है, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो लॉ है वो किसका नियम है, वो आपका कक्षा का नियम है, ऑर्बिट का नियम है, जहां पर वो किस शेप में होता है, वो आपका इलिप्टिकल शेप में होता है। यहां पर क्या कहता है कि जो उसकी एरियल वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है, a1 अपॉन टी इज इक्वल टू a2 अपॉन टी, या dA अपॉन dt और dA2 अपॉन dt। ठीक है, ये वहां पे एरियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल रहती है। थर्ड जो है वो परिक्रमण काल का नियम बराबर परिक्रमण काल का नियम होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ये आपको ध्यान देना है। तो ये केपलर के तीन नियम है। अब हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, वो है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का नाम हम सबने सुना है। न्यूटन की एप्पल की थ्योरी हम सबने सुनी है, सेब वाले की। सेब उसके सर पे आपका गिरा, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि पेड़ से सेब नीचे को ही क्यों गिरा, इधर ऊपर को क्यों नहीं गया। तो वहीं से वो आपका कौन सा लॉ लेके आते हैं, वो आपका ग्रेविटेशनल लॉ लेके आते हैं। बल का जो एक नियम है ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह काम करेगा। कौन सा लॉ है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, यानी ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम, ये आपका जो है ये सार्वभौमिक नियम है। क्या है, सार्वभौमिक नियम। ठीक है,
ये आपका क्या है, ये आपका सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं, जो आपका न्यूटन ने ये लॉ दिया था, ये आपका कब दिया था, ये आपका 1665 में आपका दिया था। कब दिया था, इसने 1665 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था, जो आपका न्यूटन है, न्यूटन ने आपका यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जो बॉडी हैं, कोई भी दो पिंड हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में रहते हैं, उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर हम बात करें तो दो प्लैनेट्स आपके हैं, प्लैनेट नहीं, दो कोई भी बॉडी है, एक बॉडी है M1, एक बॉडी है M2, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब जो ये फोर्स है, ये क्या होता है, ये जो फोर्स है, ये आप हिंदी में देख लें, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के सनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे दो आपके बॉडीज हैं, एक M1 है, एक M2 है। ये जो M1 है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा M2 के द्वारा, F2 पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा। तो यहां पर जो आपका ये F है, ये क्या होगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2, ठीक है, और F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल M1 M2/r²। जब प्रोपोर्शनल हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, F = G M1 M2/r²। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्या, F = G M1 M2/r²। सेम आपका F2 भी होगा, बट अगर हम वेक्टर के डायरेक्शन में लिखेंगे तो वेक्टर के डायरेक्शन में ये ऐसे आ जाएगा, F1 = -F2। दोनों सेम हैं, बट आपका किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका जो है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। जहां पर G जो है, G आपका क्या आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे भी आपके बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं वो G के वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ठीक है, G को हम क्या बोलते हैं, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये याद करना है। अब साथ में यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है कि इसकी आपको डायमेंशन भी बतानी है। आपको इसकी क्या बतानी है, G की आपको डायमेंशन भी बतानी है। ओके, अब यहाँ से इसके बाद कुछ आपके जो न्यूटन के लॉ से आपके कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है, वहां पर हम बात कर, रूल्स नहीं, हम उसको कहेंगे कि उसके कुछ आपके महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि ये जो फोर्सेस हैं, मास के बीच लगने वाला जो फोर्स है, वो हमेशा आपका क्या है, वो हमेशा एक आकर्षण बल है। चाहे वस्तु बड़ी हो, चाहे वस्तु छोटी हो, इससे फर्क नहीं होता है। ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब हम अगर बात करें तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा आपका क्या है, ये हमेशा आपका अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन अगर हम यहीं पे कूलाम्ब लॉ की बात करें, ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें, तो वो आपका दोनों होता है। वो आपका अट्रैक्शन भी होता है और आपका रिपल्सन भी होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है ओनली अट्रैक्शन, कूलाम्ब लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो अट्रैक्शन भी होता है और आपका रिपल्सन भी होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। वहां पे हम अट्रैक्शन कैसे आता है कि अगर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक डिसिमिलर वाले हैं, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सिमिलर वाले हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो आपको क्या करेंगे, वो रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड, जो आपका ग्रेविटेशनल आपका फोर्स है, ये स्मॉल डिस्टेंस से लेके लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका काम करता है। ये जो बल है, ये कणों के बीच छोटी दूरी से लेके बहुत बड़ी दूरी तक प्रभावशाली होते हैं। जैसे हमने एक आपका क्वेश्चन बार बार आता है कि जो समुद्र में आपका ज्वार भाटा आते हैं,
ठीक है, टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं, वो आते हैं आपके चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स कैसे आते हैं, वो जो समुद्र यहाँ है, कहाँ, चंद्रमा आपका रह गया, तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो आते हैं वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद करना है। फिर अगला, ये जो बल हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। ये कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मतलब ये जो वर्क डन में है वहां पर किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो रास्ता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे ये है, एक हमने उसमें ऐसे ही बनाया था, ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। ये लेट W1, लेट दिस इज W2, दिस इज W3, वेक्टर ए, सॉरी पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन हमेशा आपका इक्वल होता है। यही हमने आपका कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा हुआ है। ये जो बल हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, संरक्षी फोर्स वाला। नेक्स्ट जो है, ये एक क्या है, कपल फोर्स हैं, युगल बल हैं, ठीक है। जैसे आपका दोनों बल हैं, F1 भी है, साथ में आपका F2 भी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम उसके डायरेक्शन की बात करें तो वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, वो हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी दोनों जो वस्तु हैं, दोनों जो पिंड हैं, दोनों जो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, बट एक दूसरे की इनके बल की दिशाएं क्या होती हैं, बल की दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट आपको लगाना है, ये जो बल हैं ये किसके बीच में लगते हैं, ये पॉइंट मास के बीच में लगते हैं। इसके बीच में लगते हैं, ये आपका पॉइंट मास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आपका लगता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कोई बड़ा भी उठाएं तो उसको भी हम उसका सेंटर लेके चलते हैं। तो आपने यहाँ पे 3-4 पॉइंट पढ़े, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या याद करना है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे M1 और M2 मास हैं, R उनके बीच की डिस्टेंस है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। जी की वैल्यू आपको याद करनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूटन का जो आपका लॉ है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो आपका हमने केपलर का थर्ड नियम पढ़ा था, ठीक है, केपलर का हमने थर्ड नियम पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ के लिए देख लेते हैं कि किस तरह से आपके बन के आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा बन के आएगा, सपोज कीजिए ये हमारा एक आपका है सर्कुलर मोशन, आप अप्रॉक्स मान के चलिएगा, ठीक है। तो इस पे एक जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ को काम कर रहा होगा, दो ये हैं, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m, इस पे जो एक फोर्स है वो फोर्स कहाँ की तरफ को काम कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अंदर की तरफ काम कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mv स्क्वायर अपॉन आर। v क्या होता है, v होगा आपका ओमेगा अपॉन टी, तो ये आ गया ओमेगा की वैल्यू 2πr अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि पूरा जो आपका बन के आएगा पर जो परिक्रमण जो आपका कहते हैं सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो आपका कितना आ गया 2πr अपॉन टी। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन जो ये फोर्स है ये किसके इक्वल होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आया क्या, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है। ओके, अब यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ पे जो बन के आएगा वो आपका क्या बन के आएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 4π स्क्वायर अपॉन GM। ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। जी एक कांस्टेंट वैल्यू है, M मास ऑफ अर्थ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है। यही तो हमने पढ़ा था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लॉ जो आपका है वो थर्ड लॉ, जो आपका केपलर का थर्ड लॉ है वो आपका प्रूफ हो गया है, उसको आपको देख लेना। हालांकि प्रूफ वगैरह जो हैं वो आपके एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं, वो आपको केवल समझने के लिए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपका केपलर के नियम पढ़ लिए, हमने आपका जो सेकंड है न्यूटन्स लॉ वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय
त्वरण के बारे में। अभी देखिए हमने क्या कहा, इसमें ये इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम आपका स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसमें और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है? कैपिटल जी जो है वो आपका यूनिवर्सल है, वो कहीं पे भी आपका लगेगा। लेकिन जो जी है ये केवल किसके रेस्पेक्ट में है? ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है। हमने पढ़ा कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को हमेशा अट्रैक्ट करेगी, तो सिमिलर कंडीशन में अर्थ भी जो है वो अपनी तरफ उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और उसके जो सेंटर की डायरेक्शन है, यानी उसके जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो किधर की होगी? टूवर्ड्स अर्थ होगी। अर्थ उसको अपनी तरफ को खींचेगी। उस वजह से उसमें एक आपका क्या बन के आ जाता है? गुरुत्वीय बल आ जाता है, गुरुत्वीय एक्सीलरेशन आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और जो जी की इन जर्नल वैल्यू है, मैंने आपका इन जर्नल वैल्यू की बात करी, तो वो आपका कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? हम बात करेंगे कि जो आपका ग्रेविटी है, गुरुत्व बल है, इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है। हर जो आपका हम बात करें प्लेनेट है, कोई भी वस्तु है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसके द्वारा जो जी की वैल्यू है वो जी की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग होती है, कम की बात नहीं करेंगे। पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। ओके, तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इस फॉर्मूले को अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका ये गुरुत्वीय त्वरण है, अब जैसे हमने बात करी कि हर बॉडी अपनी तरफ को खींच रही है, तो एक ये बुक रखी है और उसके आगे एक आपका ये पेन रखी है, तो ये इन दोनों पे भी क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये एक दूसरे को टकरा क्यों नहीं रही हैं? टकराना चाहिए ना इन्होंने। अगर ये दोनों बुक और पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये टकरा क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो बहुत ही लो है। जी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। -11 का मतलब समझ रहे हैं? 0.0000 इस तरीके से आपका बन के तब 667 आएगा। तो वैल्यू जो जी की है वो बहुत कम है। ऊपर से बुक और पेन का मास भी बहुत कम है। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू है, वो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। इस वजह से हम नहीं टकरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास का होना भी जरूरी है। ठीक है, अब जो ये जी की वैल्यू आई, ये कैसे आई, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। उसके बाद फिर हम जी की वैल्यू में परिवर्तन देखेंगे। ओके, ये है आपका, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अगर हम बात करें, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ का मास आपका m है। अर्थ की सरफेस पे एक स्मॉल m नाम का आपका पिंड रखा हुआ है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है r, वो आपका क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ r, रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल m, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इस पर जो हम बात करेंगे, इस पर जो आपका है वो कौन सा बल काम करेगा? इस पे काम करेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही करेगा, न्यूटन का लॉ हमारा ही कहता है F G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक कैपिटल M, एक स्मॉल m। इस पर जो है वो कौन सा आपका बल यहाँ पे काम करेगा? यहाँ पे काम करेगा मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या काम करेगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। जी कैपिटल M स्मॉल m आर स्क्वायर। यहां से जब आप करके आएंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। G इज इक्वल टू कितना जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यही तो मैंने आपको बताया था, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
इसमें कहीं भी आपका जो स्मॉल m है वो नहीं आता है। इसका मतलब आप चाहे कोई बड़ा पिंड देखें, कोई छोटा पिंड देखें, हर जगह जो आपकी g की वैल्यू है वो g की वैल्यू आपकी क्या रहनी है, g की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। और g की जो वैल्यू है वो आपका क्या होती है, 1/प्रोपोर्शनल r² होती है, 1/r² होगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और g की अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बात करें तो g का जो अगर आप फॉर्मूला रखेंगे तो g की वैल्यू आपकी कितनी आती है, g की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी आती है। और g अगर ज़्यादा होगा, कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे g की वैल्यू हायर है तो वहाँ पर हमारा जो भार है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, उसको हम बाद में भी देखेंगे कि अगर कोई बॉडी यहाँ से चंद्रमा पे आपकी चली गई है, कहाँ पे चली गई है, मून पे, तो वहाँ पर जो आपका वेट है, वहाँ पे जो जी डैश है, जी मून है, वो अर्थ का कितना होता है, 6 टाइम्स होता है, ठीक है, g/6। तो वहाँ पर आपका वो कितने टाइम्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मून पे जो हमारा वेट है वो वेट आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है, mg, मास तो आपका कांस्टेंट रहना है, लेकिन g की वैल्यू क्या हो गई, g की वैल्यू कम हो गई, तो टोटल वेट भी आपका क्या है, टोटल वेट भी आपका कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम आगे की, क्या g की वैल्यू आपका चेंज हो सकती है? बिल्कुल, g की वैल्यू में आपका वेरिएशन होता है। ये अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपको केवल इतना ही पेज याद रखना है, g की जो वैल्यू है वो हाइट के हिसाब से आपकी चेंज होती है। मतलब अगर आप ऊपर हाइट को जाएंगे तो g की वैल्यू आपकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर नेक्स्ट, अगर आप नीचे डेप्थ में आते रहते हैं तब भी g की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, g की वैल्यू आपकी कम हो जाती है। यहाँ पर आपको याद करना है, जो पोल्स हैं, पोल्स पे आपका जो g की वैल्यू है वो हायर होती है विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर पे आपकी g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू कम होती है। और जो आपका ये घूर्णन गति है उसके आधार पर भी हम क्या बोलते हैं कि जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू में आपका क्या होता है, g की वैल्यू में आपका परिवर्तन होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपका विषुवत रेखा पे होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर जो घूर्णन गति बढ़ी, अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो g की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, g की वैल्यू कम हो जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। अभी इनका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, नीचे गहराई में जैसे जैसे आएंगे वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, पोल्स पे आपकी g की वैल्यू हायर होती है, 10 होती है। घूर्णन में अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सबसे पहला जो हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ g, सबसे पहला जो हम यहाँ पे बात करते हैं वो है आपका हाइट के हिसाब से। किसके हिसाब से, वो आपका हाइट के हिसाब से है, ठीक है, यानी ऊंचाई के हिसाब से। ओके, तो हम देखते हैं, ये हम एक मान के चलते हैं, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है, अर्थ का मास m, ये रेडियस r, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, g, ठीक है। हालांकि आप पिछले वाले याद कर लीजिए, ये केवल डेरिवेशन आपको समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी हाइट कितनी है, h, और यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो गई, g डैश, ठीक है जी। g की वैल्यू कितनी हो गई, g डैश हो गई। तो सबसे पहले आपका g कितना आया, g इज इक्वल टू gm/r², एक ही आएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर, यही बनेगी gm/r+h का होल स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r, और ये क्या हो गया, h, ठीक है। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 आप करेंगे तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू, ठीक है, तो g डैश अपॉन g कितना आ जाएगा, gm/r+h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm/r²। gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू ऊपर r² आ जाएगा, नीचे r+h का
होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, जी डैश अपॉन जी। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पिछली बार दोबारा से यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से हमने किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन, ये इसको अंदर अगर उसके ले जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पावर -2। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले गए, जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको एक्सपोनेंशियली अगर हम हल्का सा खोलेंगे 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यही तो हमारा था, ठीक है, 1 जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, यही हमने बात करी थी, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ओके, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि अगर जैसे जैसे आप हाइट में जाएंगे ऊपर को, ठीक है, हाइट में आप गए तो जो आपकी जी डैश की वैल्यू है ये आपकी क्या होती रहती है, जी डैश की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जी डैश की वैल्यू आपकी कम होती रहती है। अब एक कोई ऐसा पॉइंट बताएं जहां पर जो जी डैश की वैल्यू है वो जी डैश की वैल्यू आपकी जीरो कहां पे होगी, तो उसके लिए आप निकाल देंगे, इसको जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h अपॉन आर, ठीक है। तो r/2 इज इक्वल टू h, h की वैल्यू आप कितनी रख देंगे, r/2 रख देंगे, तो वहां पे g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डैश की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये आपको कंसेप्ट जो है वो पॉइंट आपको याद रख लेना है कि जो r/2 है यानी रेडियस के अगर हम आधे तक हम चले गए तो वहां पर जो g डैश है, g की वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। डन स्टूडेंट्स, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर आप करना चाहें तो आप डेप्थ का भी निकाल सकते हैं, आप शेप ऑफ अर्थ से भी कर सकते हैं और रोटेशन ऑफ अर्थ से भी आप इसको कर सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन पढ़ने की आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको इस तरीके से याद रखने हैं। एक मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है, देखिए जो पूरा डिटेल में है वो आप याद नहीं करेंगे, जब हम एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू में आपको वहाँ पे याद करना है, ठीक है। और जो इसका ये है ये आपको याद करना है, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर, वेयर डी इज इक्वल टू डेप्थ, ठीक है। पोल्स में आपका क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, पोल्स आपके तो थोड़ा सा आपके चपटे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, जी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम बात करें तो जो इक्वेटर पे है, वो इक्वेटर पे जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर हाइयर है, वो कितनी है, वो 21 किलोमीटर हाइयर है। तो अगर रेडियस हाइयर है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जी पोल आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है और कहा जाता है जो पोल्स पे आपकी वैल्यू होती है, जी पोल्स, वो आपकी किसके इक्वल होती है, वो आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आपके क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आपके इक्वल होती है। दूसरा अगर हम रोटेशन के हिसाब से बात करें तो रोटेशन में जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका क्या है, वो है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम बात करेंगे कि अगर पृथ्वी की घूर्णन चाल बढ़ती है यानी जो ओमेगा है वो आपका बढ़ता है, तो जो जी की वैल्यू है वो जी की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जी की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, ठीक है। ध्रुवों पर इसका जो है वो जी की वैल्यू सबसे अधिक होगा, और ध्रुवों पर अगर हम बात करें पोल्स पर, ठीक है, पोल्स पर घूर्णन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, रोटेशन स्पीड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इक्वेटर पे जो है वो सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप समझेंगे, आप इसको देखें। तो यहाँ पर हमारा आज जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो इसका जो रिलेशन है आर के साथ वो कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो जी प्रोपोर्शनल जो आपका है, पहले तो आपका जब तक आर यहाँ तक रेडियस तक इसकी वैल्यू आती है ये रहता है, लेकिन रेडियस से जैसे ही हम बाहर को चले जाते हैं तो ये वैल्यू क्या होने लगती है आपकी, ये वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, 1 अपॉन, हाँ ये जैसे हम यहाँ से जो सेंटर अगर हम इस तरीके से चले, ये है, थोड़ा सा ये गलत बन रहा है, हाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक, जब आपकी बॉडी सेंटर से लेके यहाँ तक जाती है तो ये इस तरीके से काम करता है जो आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप रेडियस से बाहर आ गए तो ये g प्रोपोर्शनल r⁻², या g प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने दो योग्य है, वो यहाँ पे आपकी बात होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अगला, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको आप याद कर लीजिए। हालांकि अभी तक तो हमने केवल जो यही पॉइंट पढ़ा है, इनको हम आपका बाद में देखेंगे, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में इतनी जो चीजें हैं वो आपकी नहीं है, आप इनको एक बार देख लीजिए किसकी क्या यूनिट है। और जो मैंने आपसे शुरू में आपसे एक बार पूछा था कि जो जी की डायमेंशन है, वो जी की आपकी डायमेंशन कितनी होती है, जी की डायमेंशन होती है m⁻⁻m L³ e⁻², ठीक है। ये आपको ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। अब स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है आज तो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये इसकी पार्ट 1 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम वहां पे क्या पढ़ेंगे, हम वहां पे आपका एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एक आपके ग्रेविटेशनल से जो टर्म छूटे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम आपका सैटेलाइट वाला जो टर्म है वो सैटेलाइट वाला पढ़ेंगे। तब तक आप जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कीजिए, इसको हम कल नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4, मतलब जो जी न्यू है या जिसको हम जी डैश बोल रहे हैं वो आपका कितना हो जाए, वो आपका g/4 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो हाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू। इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो ये लेक्चर है ये यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। आप पढ़िए, डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हमने वहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिखना है। हमने केवल जो हमारा रिजल्ट है जिससे हमारा MCQ बन के आ सकता है, हमने वही जो कंसेप्ट हैं वही कंसेप्ट आपके यहाँ पे याद करने हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।